हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आप देखेंगे कक्षा 9 जो कि चैप्टर नंबर 2 है। जो आप लोगों ने पहली वीडियो में देखा होगा कि गति को मैंने बहुत अच्छी तरीक़ा से कवर किया। गति के आपको न्यूमेरिकल और गति के जो भी जितने भी डेफिनेशन थी सारे को मैंने कवर कराया। और आज की वीडियो में हम आपको कवर कराने वाले हैं बल, जो कि फोर्स के बारे में देखेंगे। बल क्या होता है, बल के SI मात्रक और इसके CGS पद्धति में मात्रक, और इसका जो न्यूटन के गति के नियम, जड़त्व, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, संवेग और रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में आप नए हैं तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक, अगर अच्छी लगती है वीडियो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे आज बल क्या होता है। अगर बल के बारे में सर्वप्रथम परिकल्पना किया जाए तो बल के बारे में सर्वप्रथम अगर किसी ने परिकल्पना किया था तो उनका नाम है न्यूटन। क्या नाम है? न्यूटन। तो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परिकल्पना किया था कि बल होता क्या है। ध्यान दीजिए, अगर बल के बारे में बताने का प्रयास किया जाए तो यहाँ पर सपोज दैट अनुभव करिएगा, यह कोई एक वस्तु है। क्या है भाइयों? यह एक वस्तु है और एक जो मेरा हाथ का ये समतल पृष्ठ है इसी पर ऐसे रखी हुई है, जो आप लोग अनुभव करते हैं और देखते भी हैं। तो जब वस्तु किसी समतल पर रखी होती है तो जब इस पर आप बल लगाएंगे, जब इस पर आप क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। तो किसी भी वस्तु पर बल लगाने पर या बल की दिशा में वस्तु क्या हो जाती है? विस्थापित हो जाती है। विस्थापित होने का मतलब यह अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर ठहर जाएगी, रुक जाएगी या पहुंच जाएगी। इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? बल बोलेंगे। बल व धक्का अथवा खिंचाव है। बल की परिभाषा क्या बोली जाती है कि बल धक्का भी हो सकता है या इसको मैं पकड़कर ऐसे खींच भी सकता हूँ, ठीक ना। तो बल व धक्का अथवा खिंचाव है जो किसी भी वस्तु पर लगाने पर उसके अवस्था में परिवर्तन करता है या करने की इच्छा या चेष्टा रखता है। जैसे मान लीजिए एक वस्तु है और इस पर हम बल लगाएंगे तो यह वस्तु आगे बढ़ जाएगी, या ये भी हो सकता है धक्का लगाएंगे तो, और ये भी हो सकता है कि इसको मैं पकड़कर ऐसे अपनी तरफ खींच भी सकता हूँ, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस पर धक्का लगाऊँ तो भी या खींचूँ तो भी या अपने स्थान से बदलेगी नहीं, लेकिन बदलने का मेरे अंदर क्या रहेगा? इच्छा रहेगा, चेष्टा रहेगा। तो बल व धक्का अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु पर लगाने पर उसके अवस्था में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा रखता है। बल को यप से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बल को? यहाँ पर आप लोग देखिएगा, जो बल होता है बल को हम लोग दर्शाते हैं किससे? यप से दर्शाते हैं। बल को हम लोग हर जगह यप से दर्शाते हैं और बल यप बराबर होता है यम इंटू के ए। ये आपका सूत्र निकल कर आता है। आप लोग बस ध्यान से पूरी वीडियो देख लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को डिसलाइक करके आप चले जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी मत करिएगा। बस आप पूरा वीडियो देखो, आपको अगर ना समझ में आए तब कहना कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। तो बल को यप से दर्शाते हैं। यप बराबर होता है यम इंटू के ए, जहाँ पर यप बराबर होता है क्या होता है? बल। यप बराबर क्या होता है? बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान और गुणा के ए का मतलब क्या होता है? त्वरण। क्या होता है जी? त्वरण। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा के त्वरण होता है। और यहाँ पर देखिएगा बल का SI मात्रक जो होता है वह होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और न्यूटन को यन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? यन से। छोटी छोटी बातें हैं, आप इसको कवर करते चलिए और इसको आप हो सके तो आप लोग कहीं पे नोट करते चलिए, ठीक ना। बल का मात्रक जो होता है वह होता है न्यूटन, SI मात्रक। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। बल F बराबर यम इंटू के ए होता है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिए। मैंने आप लोगों को मात्रक निकालना भी बताया है। जैसे कि यहाँ से मैं बल का मात्रक निकाल कर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे पूरा आप लिखिए कि बल का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक और गुणा में त्वरण का मात्रक। इसका मात्रक? त्वरण का मात्रक। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं ये बात को पढ़ा चुका हूँ कि बल का मात्रक बराबर होता है द्रव्यमान का मात्रक और गुणा में त्वरण का मात्रक। आप लोगों को पता है कि द्रव्यमान का SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है? kg, मतलब किलोग्राम। क्या होता है? kg। kg का मतलब होता है किलोग्राम। और पीछे आप लोग पढ़े हैं त्वरण। त्वरण जब मैं पढ़ा रहा था तो बताया था आपको कि वेग परिवर्तन
किसी भी वस्तु में एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और त्वरण का मात्रक जो आप लोगों को पीछे मैंने बताया है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ये मैंने आप लोगों को बताया है। तो इस प्रकार देखिए द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम को लिखते हैं केजी से, और बीच में गुणा है तो मैंने यहाँ पे इंटू लगाया, गुणा लगाया। और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार जो होगा वो बल का मात्रक एक हो जाएगा, बल का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। या इसको कहीं कहीं आप लोग देखिएगा, कहीं कहीं बुक में लिखा होगा केजी इंटू यम इंटू सेकेंड का इनवर्स, ठीक ना। जब किसी भी राशि को हम हर से अंश में लेकर जाते हैं, नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, तो उसका घात बदल जाता है। घात मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पे प्लस है या बटा में है, या प्रति लगा है तो यह बटा में है, लेकिन जब नीचे से इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं तो यह बटा में, इसका घात क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस के रूप में चेंज हो जाएगा। तो इसको आप लोग देखेंगे। तो बल का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन। और बल का मात्रक ये बहुत बार पूछता है सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में होता है, क्या होता है, डाइन। ये भी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बात भूलने वाली नहीं है, ठीक है। बल का मात्रक जो सीजीएस पद्धति में होता है, सीजीएस का मतलब होता है, आप लोग देखिएगा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाली जो पद्धति है, इसमें जो बल का मात्रक होता है क्या होता है, डाइन होता है। क्या होता है जी, डाइन होता है। इसके एक कल्पना कर लीजिए और इसके बारे में थोड़ा जान जाइए। 1 न्यूटन, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। यह जो आपका पैमाना है, इस पैमाने को भी आप लोगों को याद करना चाहिए कि 1 न्यूटन, बहुत बार परीक्षाओं में और कहीं भी जगह पे पूछ सकता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। इसको भी आप लोग ध्यान देंगे, इसको भी जानेंगे। तो मैंने आपको बताया बल क्या है। तो बल धक्का अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु पर लगाने पर उसके अवस्था में परिवर्तन करता है या करने की इच्छा रखता है, ठीक है। बल को यफ से दर्शाते हैं, यफ बराबर यम इंटू ए होता है। यम मतलब द्रव्यमान है, ए का मतलब त्वरण है। किसी भी वस्तु पर कोई भी पिंड होगा, कोई भी वस्तु होगी या कोई भी आदमी होगा, कोई भी पदार्थ होगा, अगर उस पर आप यफ बल लगाइएगा तो उसमें ए त्वरण उत्पन्न होगा। ये बात आपको ध्यान देनी है। और बल का मात्रक मैंने बताया, बल का एसआई मात्रक न्यूटन भी होता है। इसको यन से दर्शाते हैं क्योंकि न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बल की परिकल्पना सर्वप्रथम की थी और उन्हीं के सम्मान में बल का मात्रक क्या रख लिया गया, न्यूटन रख लिया गया। ये भी बात आप ध्यान देंगे। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। इसको भी आप कवर करेंगे। और इसके बाद में अगला पॉइंट आपको बताया कि जो बल का सूत्र के अनुसार अगर एसआई मात्रक निकालेंगे तो बल यफ बराबर यम इंटू के ए होता है। और यम का मतलब होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का एसआई मात्रक है केजी या किलोग्राम इंटू त्वरण। ये है ना, यहाँ पर देखिए ए है, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। इसको भी आप लोग ध्यान देंगे और इसको भी आप लोग जानेंगे, ठीक ना। चलिए आगे आपको बात करते हैं। आगे अब हम लोग बात करेंगे आप लोगों के सामने बल के प्रकार के, देखेंगे बल के प्रकार। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि बल के प्रकार क्या होते हैं या इनके टाइप्स क्या होते हैं। तो बल के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो बल तो वैसे उन प्रकारों में देखेंगे आप लोग, तो बल के बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल मैं बल की परिकल्पित प्रकार के बारे में बात करूँगा कि बल के परिकल्पित प्रकार क्या होते हैं। तो 2 प्रकार के बल होते हैं मुख्य रूप से। एक का नाम होता है संतुलित बल, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। एक जो बल होता है वह होता है संतुलित बल, ठीक है, बैलेंसी फोर्स इसको इंग्लिश में बोला जाता है। और एक जो बल होता है असंतुलित बल, जो एक और होता है वह होता है असंतुलित बल, अनबैलेंसी फोर्स। तो टाइप्स ऑफ फोर्स में आप बल के प्रकार में देखेंगे, एक होगा संतुलित बल और एक होगा असंतुलित बल। तो जो संतुलित बल होगा और एक असंतुलित बल होगा, अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि संतुलित बल होता क्या है। तो नाम से ही इसको आप लोग थोड़ा कवर कराएंगे हम। तो नाम से आप थोड़ा ज़्यादा देखिए। संतुलन की अवस्था में वह बल जो संतुलन की अवस्था में, संतुलन का मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए मैं इसका डिफिनीसन बता रहा हूँ, और जब डिफिनीसन को आप देखेंगे तो आपको थोड़ा मोड़ा इसके बारे में आइडिया आएगा। जब किसी बिंदु पर, बिंदु का मतलब समझते हैं ना, कोई पॉइंट हो गया,
जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट हो गया, और जब इस बिंदु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो, इधर से भी कोई बल लग रहा 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 हो, और चाहे इधर से भी एक बल लगा लीजिए, ऐसे बल लग रहे हो, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। जब किसी बिंदु पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हो और उसका परिणामी जीरो हो, परिणामी का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। परिणामी का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। जब किसी बिंदु पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हो और उसका परिणामी जीरो हो तो उसको हम लोग बोलेंगे संतुलित बल। कैसे? थोड़ा देखिए, यहाँ पे अगर मैंने 5 न्यूटन का बल लगा दिया, यहाँ पर मैंने 3 न्यूटन का बल लगा दिया, और इधर पर यहाँ पे टोटल बल कितना लगा? 5 और 3 + 5 = 8 न्यूटन का बल लगा है ना। इधर देख लीजिए, यहाँ पर 2 न्यूटन का बल लगा दिया, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 3 न्यूटन का बल लगा दिया, और यहाँ पर भी मैंने 3 न्यूटन का बल लगा दिया। अब देखिए, इसको थोड़ा आप कैलकुलेट करिए, 2 + 3 और +3, 3 3 6 और +2 8 न्यूटन। अब देखिए, मैं कह रहा हूँ किसी बिंदु पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हो और उसका परिणामी जीरो हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संतुलित बल। मतलब इधर वाला कुछ आदमी है जो कि 8 न्यूटन का बल लगा रहा है और इधर वाला व्यक्ति 8 न्यूटन का बल लगा रहा है। अगर मैं यहाँ बीच पर हूँ और इधर से 8 न्यूटन का बल आप लगाइए, इधर से भी 8 न्यूटन का बल लगाइए, तो बताइए मेरा विस्थापन किस दिशा में होगा? न इधर होगा न इधर होगा। मतलब मेरे पर जो बल लगेगा वह संतुलित बल लगेगा। जब किसी बिंदु पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हो और उसका परिणामी जीरो हो तो उसको हम लोग बोलते हैं संतुलित बल। उसको क्या बोला जाता है? संतुलित बल। ये बात तो आप लोग समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर दोबारा रिवर्स देखिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, आगे अब हम बताएंगे आपको असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है? जैसे मान लीजिए, अब इसी बात को अगर आप लोग देखेंगे तो समझ लीजिए। अगर मैं इसी को असंतुलित का उदाहरण बना दूं और बनाने के बाद बाबू इसी में देखिए, यहाँ पे मैं 8 न्यूटन कर दूं और इसी को 8 न्यूटन करने के बाद इसको भी मैंने 8 न्यूटन यहाँ पे जोड़ दूं, तो 3 3 6 और इसके बाद 8 6 14। ठीक ना? ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा पूरा, जब आप गड़बड़ करेंगे ना तो गड़बड़ होगा। यहाँ पर देखिए, मैं आपसे बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एक कोई व्यक्ति ही मैंने ऐसे ले लिया और इधर से और इधर से, इधर से इधर से, मान लीजिए यहाँ से 5 न्यूटन का बल लगाया, यहाँ से 3 न्यूटन का बल लगाया, यहाँ से 7 न्यूटन का बल लगाया और यहाँ से 5 न्यूटन का बल लगाया। 7 5 12 न्यूटन का टोटल बल लग रहा है इधर, और 5 3 8 न्यूटन का टोटल बल लग रहा है इधर। इधर का ये व्यक्ति है बीच में, मान लीजिए मैं ही हूँ, और इधर से 8 न्यूटन का बल इस पर फोर्स हो रहा है और इधर से 12 न्यूटन का बल फोर्स हो रहा है। मतलब समझ जाइए, मैं बीच में हूँ और इधर से 8 न्यूटन का बल मेरे पर लग रहा है और इधर से 12 न्यूटन का बल मेरे पर लग रहा है। बताइए मैं किधर जाऊँगा? जिधर से बल ज़्यादा लगेगा, जिधर बल कम लगेगा, उधर ही तरफ वो बल क्या करेगा? मुझे पुश करेगा, धक्का देगा। अगर इधर बल कम है तो मैं इधर से क्या हो जाऊंगा? इधर हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? जैसे आप लोग देखते हैं गाड़ी वाहन में या कहीं भी, अगर आप खड़े हैं और आपको कोई बच्चा आया, चाहे कोई लड़का आया और आपको धक्का दे दिया, तो धक्का इधर से दिया तो आप इधर जाएंगे? नहीं, वह धक्का इधर से दिया है तो आप उसके विपरीत दिशा में जाएंगे, क्योंकि उस समय उस कंडीशन में आपके शरीर पर, आपके बॉडी पर जो बल कार्य करता है वह बल जो होता है अनबैलेंसी फोर्स होता है, असंतुलित बल होता है। वो कौन सा बल होता है? असंतुलित बल होता है। तो मुझे आशा है कि आप लोग संतुलित बल और असंतुलित बल दोनों बल को आप लोग कवर कर लिए होंगे। इसमें आपको थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब आगे देखेंगे आप लोग न्यूटन के गति के नियम। ठीक ना? तो न्यूटन साहब ने अपने गति संबंधित नियम दिए थे। तो न्यूटन साहब अपने गति संबंधित कितने नियम दिए आपको बता दूं। न्यूटन साहब ने गति संबंधित 3 नियम दिए थे। कितने नियम? न्यूटन के गति संबंधित नियम, मैं आपको लिख तो नहीं रहा हूँ, ठीक है, गति के नियम ऐसे लिख दे रहा हूँ तो आप लोग समझ लेंगे। ठीक ना? तो गति के नियम न्यूटन साहब ने कितने दिए थे आप लोगों को पता होना चाहिए? 3 दिए थे। देखिए पहला नियम, जो पहला न्यूटन के गति का पहला नियम जो होता है दोस्तों, देखिए पहला नियम मैं यहाँ पे लिखा हूँ। पहला नियम, सभी चीज़ों को आप कवर कर लीजिए। गति का जो पहला नियम न्यूटन साहब ने दिया था, उनकी एक बुक थी, पूछता है किस बुक में न्यूटन साहब ने इसका परिकल्पना किया है, तो प्रिंसिपिया एक उनकी बुक है जिस बुक का नाम है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया में इन्होंने वर्णन किया है इस सभी चीज़ों का।
तो आप लोगों को बता दूं, पहला नियम को ही कहते हैं न्यूटन के गति का पहला नियम, या इसी को कहते हैं जड़त्व का नियम। इसी को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम, या इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम, ये भी बात आप ध्यान देंगे। अब चलिए बात करते हैं न्यूटन के गति का पहला नियम। आपको एकदम कन्फर्म तरीका से समझ में आ जाएगा। फिर तो न्यूटन के गति का पहला नियम हमें यही बताता है, न्यूटन साहब ने बताया कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था जानते हैं ना, ठहरी हुई अवस्था। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, विराम अवस्था। विराम अवस्था किसे कहते हैं? तो विराम अवस्था जो होती है वह ठहरी हुई अवस्था होती है। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो विराम अवस्था में हूँ, अगर मैं ऐसे दौड़ रहा हूँ, चाहे गति कर रहा हूँ, तो मैं कौन सी अवस्था में हूँ? गति अवस्था में हूँ। दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं स्टेट, किसी भी बॉडी की स्टेट या पदार्थ की स्टेट दो प्रकार की होती हैं। एक होती है विराम की अवस्था और एक होती है गति की अवस्था। तो जब कोई भी वस्तु ठहरी हुई अवस्था में होती है तो उसे हम बोलते हैं विराम की अवस्था में है, और यदि जब कोई वस्तु गति करती रहती है तो हम लोग बोलते हैं कि यह गति की अवस्था में है। इस बात को आप ध्यान देंगे। चलिए आगे आप लोग देखेंगे, आगे जब आप लोग देखेंगे तो विराम की अवस्था और गति की अवस्था में न्यूटन के गति का पहला नियम। तो चलिए अब हम देखते हैं न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम कितने हैं? तो न्यूटन साहब ने गति संबंधित 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम। तीनों नियम को हम बारी बारी से कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूटन की जो गति के नियम है, प्रश्न ये भी बनता है कि न्यूटन के गति के नियम को न्यूटन साहब ने अपनी किस बुक में समायोजित किया है? तो उनकी एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम है प्रिंसिपिया। क्या नाम है? तो इस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया, और प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में इन्होंने अपने न्यूटन के गति के तीनों नियम के पूर्ण वर्णन और व्याख्या किए थे। ये भी बात आप ध्यान देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अब हम बारीकी से बारी बारी सारे हम न्यूटन के गति के तीनों नियम को हम कवर करेंगे। ये बात आप जानते रहेंगे, न्यूटन के गति के तीनों नियम किसमें दिया गया है? तो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में इन्होंने दिया है। ये भी बात को आप कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे पहला नियम, न्यूटन के गति का जो पहला नियम है। दोस्तों पहला नियम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला नियम क्या कहता है? देखिएगा, पहला नियम यही कहता है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम का मतलब होता है ठहरी हुई, विराम का मतलब होता है उसकी चाल क्या हो? जीरो हो। विराम का मतलब होता है यू, प्रारंभिक वेग क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, यदि वह गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल या बाह्य बल लगा के उसकी अवस्था में परिवर्तन न कर दिया जाए। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक वस्तु है और यह वस्तु विराम अवस्था में है, तो यह विराम अवस्था में रहेगी और गति करती रहेगी। ये तो गति करती रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल लगाकर इसकी अवस्था को परिवर्तन न कर दिया जाए। आप लोग तो पहली बात तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी। लेकिन ये बात आपको थोड़ा डाउट होगा कि गति करती हुई वस्तु हरदम गति ही करती है क्या? जी हाँ। अगर वायुमंडल के जितने भी कण हैं, अगर उस किसी भी, अगर मान लीजिए इस पार्टिकल को ऐसे फेंक दूं तो यह कभी नीचे गिरेगा ही नहीं। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि इस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता। अगर इस पर वायुमंडल के बाहर छोटे छोटे जो सूक्ष्म कण होते हैं, इन सूक्ष्म कणों से टकराकर और ये जो वस्तु होती है, जब ऐसे मैं इसको फेंक देता हूँ तो यह एक ऐसी अवस्था आती है कि यह ठहर जाती है या यह वस्तु जो होती है वो गिर जाती है। ये भी बात आप ध्यान देंगे। तो पहला नियम यही कहता है कि यदि कोई विराम में है वस्तु तो विराम अवस्था में रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसके अवस्था को परिवर्तन न कर दिया जाए। पहली बात। दूसरी की बात आप ध्यान देंगे, इसी नियम को कहा जाता है गैलीलियो का नियम। क्या कहा जाता है? गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम, या दोस्तों इसी को कहा जाता है जड़त्व का नियम। ये भी बात आप ध्यान देंगे। इसी नियम को गैलीलियो का नियम या इसी नियम को जड़त्व का नियम, दोनों नियम को इसी का कहा जाता है। मतलब जब विराम में रहेगी तो विराम में, गति में रहेगी तो गति में, जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसके अवस्था को परिवर्तन न कर दिया जाए। ये पहला नियम है। अब बात करेंगे दूसरे नियम की। दूसरे नियम को अगर आप लोग देखेंगे तो दूसरा का नियम क्या कहता है? पहला नियम के बाद आप देखेंगे दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है, अगर पहले नियम की आप कुछ एग्जाम्पल की बात अगर आप हमसे करेंगे तो मैं एग्जाम्पल की बात अगर करूँगा तो आपको यही बताऊँगा। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है और ट्रेन अगर अचानक आगे बढ़ती है तो पीछे की ओर झुक जाता है,
या ब्रेक लगती है तो आगे की ओर झुक जाता है, या कोई आम की टहनियों पर आम का फल लगा हुआ है, उसको जब आप हिलाते हैं तो टहनियाँ गति अवस्था में आती है और आम जो होता है वो विराम अवस्था में होता है, इसी कारण आम जो होता है वो नीचे गिर जाता है। ये भी नियम है। तो इस सारे को उदाहरण है, सारे आप उदाहरण को याद रखेंगे। घरों में जो तौलियाँ होती है, तौलिया में मिट्टी के छोटे छोटे कण लग जाते हैं, तो जब आप उसको ऐसे झटकारते हैं तो मिट्टी के कण उस तौलियों के छोटे छोटे कणों से क्या हो जाते हैं दोस्तों, अलग हो जाते हैं। ये भी एक जड़त्व का नियम है, न्यूटन की गति का पहला नियम का उदाहरण है, इसको भी आप ध्यान देंगे। दूसरा नियम से प्रश्न यही बनता है कि बल का जो सूत्र है, ये बल का सूत्र न्यूटन के गति के चौथे नियम से प्राप्त होता है। ये बहुत जगह ये प्रश्न पूछा हुआ है कि न्यूटन के गति के चौथे नियम से बल का सूत्र का प्राप्ति होती है। आप देखिए, बल का सूत्र मैं आपको आगे बता चुका हूँ वीडियो में, F बराबर m इंटू के A। ये किस नियम से प्राप्त होता है? तो यह आपका दूसरा नियम से प्राप्त होता है दोस्तों। किस नियम से? दूसरा नियम से। ये क्या होता है देखिएगा, जो आप जब दूसरा नियम आप पढ़ेंगे तो दूसरा नियम यही है, किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल F, ध्यान दीजिए, किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के, ये दोनों क्या करेंगे? आपस में गुणा करेंगे, कि अनुक्रमानुपाती होता है। F अनुक्रमानुपाती m इंटू A, मतलब इसका मान बढ़ाइएगा तो A भी बढ़ेगा और इसका मान बढ़ाइएगा तो A भी बढ़ेगा। किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल F, यहाँ पर ध्यान से देखिए, किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m और उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उसके अवस्था में परिवर्तन होगा, या वस्तु आगे जाएगी या वस्तु पीछे जाएगी। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो आपको पता है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। जब वस्तु की चाल बदलेगी या उस वस्तु का स्थान बदलेगा या वस्तु जब गति अवस्था में जाएगी तो उसको वेग में परिवर्तन होगा, और जब वेग में परिवर्तन होगा तो वहाँ पे किसकी उत्पत्ति होगी? तो त्वरण की उत्पत्ति होगी। किसकी उत्पत्ति होगी? त्वरण की। तो F अनुक्रमानुपाती m इंटू A, यही होता है गति का दूसरा नियम। अगर इसको और भी डिवाइड किया जाए तो देखिए, इस अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक लेते हैं। क्या लेते हैं? कांस्टेंट नियतांक। और नियतांक जो होता है, नियतांक लेंगे और नियतांक k लेंगे और k बराबर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो F बराबर हो जाएगा k इंटू m इंटू A, और चूंकि आप लोग जानते हो k बराबर 1, तो F बराबर m इंटू के A। यही होता है बल का सूत्र। और न्यूटन के गति के दूसरे नियम से उत्पत्ति होती है दोस्तों बल के सूत्र से, F बराबर m इंटू के A। किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m और उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये भी बात आप ध्यान देंगे। तो न्यूटन के गति के दूसरा नियम भी मुझे आशा है कि आपको आ गया होगा। आप इसको कई बार जब प्रिडिक्शन करेंगे, देखेंगे, तभी आपको क्लियर होगा, समझ में आएगा। और चलिए अगला देखते हैं, न्यूटन के गति के तीसरा नियम। तो न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। तो जब तीसरे नियम के थर्ड लॉ के बारे में बात करेंगे तो तीसरा नियम सबसे आसान नियम है। क्या नियम है? यदि आप लोग तीसरे नियम को कवर किए होंगे, पढ़े होंगे, तो सबसे यही याद हो जाता है। तीसरा नियम क्या होता है? तो तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु पर जितना आप बल लगाइएगा, किसी भी वस्तु पर आप जितना बल लगाइएगा वह वस्तु भी आपके ऊपर उतना ही बल लगाएगी। इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यदि किसी वस्तु पर आप जितना बल लगाइएगा वह वस्तु भी आपके ऊपर उतना ही बल लगाएगी। इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किसी भी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं वह वस्तु भी हमारे ऊपर उतना बल लगाती है। इसे ही हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और आप लोग इसको देखिएगा। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यही होता है। इसका सूत्र अगर लिखना चाहेंगे तो F12 बराबर F-21, ऐसे इसको लिखा जाता है। मतलब कि अगर इधर से इस व्यक्ति पर 12 न्यूटन का बल लगा दिया जाए तो ये वस्तु भी, अगर मैं 12 न्यूटन का बल इस पर लगाऊंगा तो यह वस्तु भी मेरे ऊपर 12 न्यूटन का बल लगाएगी। इस माध्यम से हम लोग जानते हैं। जैसे रॉकेट को देखिए, रॉकेट जब उड़ता है, एग्जाम्पल को अगर दिखाएंगे आपको तो ज़्यादा कवर होगा।
जैसे रॉकेट जब आगे की तरफ उड़ता है तो पीछे के तरफ ईंधन के रूप में जेट धुआं कुछ छोड़ता है, और जब धुआं तेज़ी से छोड़ता है तो धुआं उस रॉकेट को क्या देता है, पुश करता है अर्थात धक्का देता है, और जिससे वो रॉकेट आसानी से आगे बढ़ जाता है। क्या होता है, आसानी से रॉकेट जो होता है वह आगे बढ़ जाता है। इसको आप ध्यान देंगे। अगला दूसरा क्वेश्चन के दूसरा एग्जाम्पल के बारे में अगर आप बात करेंगे तो जैसे आप पृथ्वी पर चलते हो, जब आप पृथ्वी पर चलते हैं तो पृथ्वी पर आप चलते चलते आगे को बढ़ते हैं तो आप एक पैर से पृथ्वी को धक्का देते हैं। जो पृथ्वी को धक्का देते हैं तब आप आगे को बढ़ पाते हैं। और अगला आगे भी और भी देखेंगे, जैसे कि नदी में आप नाव पर यात्रा कर रहे हो और नाव पर यात्रा करते समय अगर आप नदी में छलांग लगाते हो तो नदी में जब आप नाव से छलांग लगाते हो तो आप नाव को धक्का देकर आप आगे को कूद जाते हो। यह सब न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित। देखेंगे जड़त्व के बारे में, जड़त्व होता क्या है, ठीक ना। जड़त्व के बारे में अगर बात आप लोग समझना चाहेंगे तो जड़त्व हम किसे कहते हैं, तो जड़त्व की सबसे पहले हम डिफिनीशन पर थोड़ा चर्चा करें कि जड़त्व की डिफिनीशन क्या होती है। जड़त्व के बारे में सबसे पहले हम कैसे देखेंगे तो जान पाएंगे। जड़त्व किसी भी वस्तु का गुण होता है। गुण का मतलब क्या होता है भाई, क्वालिटी, गुण है। जड़त्व किसी भी वस्तु का गुण है जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। सुनिए एक मिनट, जब आप जड़त्व को देखेंगे तो जड़त्व को आप कैसे सीख पाएंगे। जड़त्व किसी भी वस्तु का गुण होता है जो अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। विरोध का मतलब ये है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसके अवस्था को परिवर्तन न कर दिया जाए। समझिए मेरी बात को। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, एक गुण कहा जाएगा कि जो अपनी अवस्था का परिवर्तन का विरोध करेगा। अवस्था परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा। वह कहेगा कि अगर मैं विराम में हूँ तो विराम में रहूँगा, गति में हूँ तो गति में रहूँगा। यही होता है जड़त्व। जड़त्व किसी वस्तु के अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है और यह किसी वस्तु का क्या होता है जी, गुण होता है। क्या होता है, गुण होता है। ये भी बात आप ध्यान देंगे। आगे देखेंगे जड़त्व के प्रकार के बारे में। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विराम का जड़त्व। क्या होता है, विराम का जड़त्व। पहला जो होता है वह होता है विराम का जड़त्व, और दूसरा जो होता है वह होता है, क्या होता है, गति का जड़त्व। पहला जो होगा दोस्तों विराम का जड़त्व और दूसरा जो होगा वो होगा गति का जड़त्व। तो अगर बात करेंगे कि विराम का जड़त्व क्या होता है, तो विराम का जड़त्व जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है, जब कोई वस्तु ठहरी हुई अवस्था में होती है, जब कोई वस्तु खड़ा रहेगा। खड़ा का मतलब जैसे कि ऐसे मैंने कर दिया, अगर आप बोला जाए कि इसमें कौन सा जड़त्व है तो यह देखिए विराम अवस्था में है, अर्थात इस वस्तु में कौन सा जड़त्व पाया जाएगा, तो इस वस्तु में पाया जाएगा दोस्तों विराम का जड़त्व। क्या पाया जाएगा, विराम का जड़त्व। ठहरी हुई अवस्था में या रुकी हुई अवस्था में जो वस्तु होती हैं उस पर विराम का जड़त्व पाया जाता है, और जब वस्तु गति करती है मतलब वो चलती है, मोशन करती है, अवस्था में परिवर्तन करती है, तो उसमें जो पाया जाता है वो गति का जड़त्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गति का जड़त्व। ये भी ध्यान देंगे आप लोग। विराम का जड़त्व ठहरी हुई अवस्था में और गति का जड़त्व चलती हुई या गति करती हुई अवस्था में जो वस्तु होगी उसमें पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, तो आपका गति का जड़त्व पाया जाएगा। तो जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण है जो अपने अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। ये भी बात को आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट जो होगा मेरा संवेग। क्या होगा, संवेग। संवेग क्या होता है, तो संवेग को सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो मैं फटाफट आप लोगों को जल्दी बस बताने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। संवेग को हम दर्शाते हैं पी से। किससे दर्शाते हैं, पी से। और पी बराबर होता है यम इंटू के भी, जहाँ पी बराबर क्या है, संवेग, यम बराबर क्या है, द्रव्यमान, क्या है, द्रव्यमान, और भी बराबर क्या है, तो वेग है। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ संवेग बराबर द्रव्यमान और गुणा के वेग। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं।
किसी भी वस्तु में द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग का डेफिनेशन क्या हुआ? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोला जाता है? संवेग बोला जाता है। किसी भी वस्तु में द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाएगा? संवेग कहलाएगा। संवेग यही होता है, डेफिनेशन इसकी यही होती है और सूत्र भी इसका यही होता है। और बात करेंगे इसके मात्रक की, तो मात्रक इसका निकालना मैं आपको बता दिया कि संवेग का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक और गुणा में वेग का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है बोलिए? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ किलोग्राम, बीच में गुणा है तो यहाँ पे गुणा लिख लिया। वेग, वेग बराबर होता है, आपको पता है वेग बराबर होता है विस्थापन बटा के समय। क्या होता है भाई? विस्थापन बटा के समय। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर इंटू सेकंड का इनवर्स। ये भी बात आप लोग ध्यान देंगे। और यही होता है संवेग। क्या होता है दोस्तों? यही होता है संवेग। संवेग के बारे में अब मैं ऐसा करता हूं कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं और इसका जो सूत्र होता है वो ऐसे आप लोग देख ही लिए। इसमें कुछ भी आपको डाउट नहीं होगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक ना। तो चलिए अब देखते हैं संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, इसका आपको सूत्र मैं बता दे रहा हूँ जो आप लोग देखेंगे क्या कहता है। देखिए संवेग संरक्षण का नियम क्यों आया? क्योंकि संवेग संरक्षित रहता है, संवेग कभी बदलता नहीं है। किसी भी वस्तु, दो वस्तु होंगी, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक वस्तु यहाँ पे मैंने ले लिया और एक वस्तु यहाँ पे ले लिया। दोनों वस्तु का मान लीजिए, एक वस्तु मैंने यहाँ पे ले लिया, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान क्या है? m2 है। और आप लोगों को पता है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को u v से दर्शाते हैं। अल्फाबेट में जो आगे आता है उसको प्रारंभिक बोलते हैं, u आगे आता है तो u को क्या बोलेंगे? प्रारंभिक। तो यहाँ पे इसका जो वेग होगा वह u1 होगा और इसका जो वेग होगा u2 होगा। कुछ समय के बाद ये जाकर यहीं पे टकरा जाते हैं। तो टकराने के बाद आप बताइए, अगर कोई भी वस्तु यहाँ पे 5 kg का मैंने लिया और 20 किलोमीटर ले जाकर उसको रखेंगे तो क्या इसका वेट घट जाएगा या उसका वेट बढ़ जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं। जितना यहाँ पे उसका वेट रहेगा वहाँ पर भी उतना ही उसका वेट रहेगा। कंपनियों में अगर कोई भी पैकिंग होती है तो उस पर लिखा जाता है ना नेट वेट 25 kg, 30 kg, 35 kg। तो ऐसा तो होता नहीं कि वह आकर घर पर उसका वेट घट जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसका द्रव्यमान m1 है तो इसका भी द्रव्यमान क्या होगा? m1 होगा। इसका द्रव्यमान m2 है तो इसका भी द्रव्यमान क्या होगा? m2 होगा। लेकिन ये देखिए वेग इसका u1 है, इसका वेग u2 है। कुछ समय के बाद अगर ये टकराए हैं तो पहले वाले का वेग घटा होगा और दूसरे वाले का वेग क्या होगा? बढ़ा होगा, तभी टकराएंगे। अगर दो लोग साथ में दौड़ रहे हैं तो अगर एक व्यक्ति कम दौड़ेगा, दूसरा का व्यक्ति ज़्यादा दौड़ेगा, तभी तो दूसरा का वाला पहले वाले को पकड़ पाएगा। तो इसका जो वेग अगर कुछ समय के बाद इसका वेग v1 हो जाता है और इसका वेग क्या हो जाता है? v2 हो जाता है। तो यही कहता है संवेग संरक्षण का नियम कि दो अगर पिंड हैं और दोनों पिंड एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो वे पिंड टक्कर से पहले का उसका संवेग और टक्कर के बाद का संवेग क्या होता है दोस्तों? आपस में बराबर होता है। अगर आपको लिख कर यहाँ पर दिखाया जाए तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। बताइए इसका संवेग क्या होगा? P बराबर m इंटू भी होता है, मतलब द्रव्यमान गुणा के वेग। तो देखिएगा इसका जो आप लोग देखेंगे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ P1 और प्लस के P2 बराबर P1 प्लस के P2। यहाँ पे डैश बना लीजिए, ठीक है। क्या करना है? इसका संवेग P1 माना, इसका संवेग P2 माना, इसका संवेग P1 डैश माना, इसका संवेग P1 P2 डैश माना। अब देखिए P1 का मतलब ये होता है कि संवेग क्या है? इसका द्रव्यमान क्या है? m1। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, m1 हो गया और इसका वेग हो गया u1 और प्लस के इसका देखिए m2 और u2 हो गया, m2
और u2 और बराबर इसका देख लीजिए m1 और वेग इसका क्या है v1 और प्लस इसका क्या हो गया m2 और इसका वेग क्या हो गया v2। तो देखिए टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग, दोनों संवेग आपस में क्या है बाबू बराबर है। यहाँ पर देखो बराबर है m1 u1 प्लस m2 u2 इजकल टू m1 v1 प्लस m2 v2। टक्कर से पहले का संवेग इजकल टू टक्कर के बाद का संवेग, दोनों क्या रहते हैं बराबर रहते हैं। इस प्रकार अब आपको पता चल गया होगा यही है संवेग संरक्षण का नियम। मतलब संवेग कभी टक्कर अगर हो जाए दोनों पिंडों में तो संवेग इसका क्या रहता है नियत रहता है, जबकि वेग इसका क्या हो जाता है बदल जाता है। तो इस प्रकार संवेग संरक्षण का नियम यही होता है और आशा है कि आपको यह चीज़ समझ में आया होगा। और जितना भी बल का चैप्टर एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित था सारे प्रश्नों को सारे चीज़ों को मैंने क्लियर किया और क्लियर करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा इस वाले चैप्टर का न्यूमेरिकल। तब तक के लिए देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल का पोर्टल। और तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।